हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 12 से लेकर 35 तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है। इसका जो मेन पर्पज़ है, फंडामेंटल राइट्स का जो मेन पर्पज़ है, वो किसी भी इंडिविजुअल को की लिबर्टी इंश्योर करता है और एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने का पर्पज़ है। यानी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे नेशन में। अब अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें हम इनके, तो ये हमने यूएसए से बोरो किए हमने फंडामेंटल राइट्स, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इनको ड्राफ्ट करने में। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं होते हैं पूरी तरह से। पार्लियामेंट इनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और ये जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में। अगर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किसी भी स्टेट के अगेंस्ट। तो परमानेंट नहीं होते हैं क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट दी आर्टिकल 20 और 21। तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, एक बार हम वो स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि जो पार्ट 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैग्ना कार्टा जो है वो फर्स्ट चार्टर था राइट्स का, जो कि किंग जॉन ने, जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने इशू किया था 1215 के अंदर। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर फर्स्ट चार्टर इशू किया गया था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। इसलिए ये भी राइट्स के बारे में है हमारा पार्ट, इसलिए इस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार। उसके बाद है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन की गई है। देखिए, जो अगर किसी भी इंडिविजुअल के अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो वो किस किस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो सब इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो इसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन में हमारी पार्लियामेंट भी आती है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, और जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज़ है जैसे पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आती है। और भी हमारी जैसे स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, लाइक एसबीआई, एलआईसी, एनटीपीसी, सेल, नीति आयोग, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज है इसकी। तो और भी बहुत सारी प्राइवेट बॉडीज़ जो स्टेट के अंडर काम करते हैं, तो वो भी उनको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 है जो बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उसको ये ध्यान में रखकर बनानी चाहिए कि कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई कानून बना रही है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी उस टाइम पे मोस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की। या किसी भी या वीमेन और चिल्ड्रन वेलफेयर में अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो वो भी इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है। उसके बाद इसमें जो आर्टिकल 31 था उसको रिमूव कर दिया गया, यानी उसको शिफ्ट कर दिया गया। अब वो आर्टिकल 300A पार्ट 12 में चला गया। ये जो आर्टिकल था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स होता था, लेकिन इसको इसमें से हटा करके उसको लीगल राइट बना दिया गया। और अब ये 300A आर्टिकल के तहत पार्ट 12 के अंदर आता है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन से पार्ट में है, और
कौन से ईयर में इसको शिफ्ट किया गया था, तो 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लाई थी हमारी गवर्नमेंट, तो उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद आर्टिकल 33 आता है। आर्टिकल 33 कहता है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, यानी जो भी हमारी मिलिट्री पर्सन्स है या आर्मी पर्सन है, उनके फंडामेंटल राइट्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी भी एरिया में अगर मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है तो वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 35 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होती है, तो केवल ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की 6 कैटेगरीज है। राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 इसमें कवर होते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 इसमें होते हैं हमारे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 इसमें कवर होते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसमें आर्टिकल 32 आता है हमारा। अब इन डिटेल में इन राइट्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट कैटेगरी थी राइट टू इक्वालिटी। इसके अंदर जो हमारे आर्टिकल कवर होते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल जो 14 है उसमें कहा गया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसकी भी 2 सब क्लास है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये कॉन्सेप्ट यूके से लिया गया है। इसमें बोला गया है कि लॉ के सामने, कानून के सामने हर एक इंडिविजुअल इक्वल होता है, ठीक है। फिर वो चाहे कितना भी अमीर हो, गरीब हो, या कोई भी किसी भी पोस्ट पर हो, या कोई भी क्लर्क हो, या कोई ऑफिसर हो, तो लॉ के सामने हर एक इंडिविजुअल इक्वल है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनको कुछ छूट दी गई है, या फिर जैसे कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ होती हैं, या जैसे किसी भी मैगज़ीन में अगर कोई भी पर्सन किसी भी पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई कुछ भी छापते हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया, उनके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, तो कुछ एक्सेप्शन भी है। और जो सेकंड जो सब क्लास है इसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो लिया गया है यूएसए से। इसके तहत जैसे हमारा रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो यहीं से आता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अगर कोई कम्युनिटी किसी तरह से अगर पिछड़ी हुई है तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न उनको प्रोवाइड करा के उनको भी अपर क्लास के इक्वल लाया जा सकता है, तो यहीं से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में जो मेंशन है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या मेल या फीमेल को लेकर, या किसी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल का शोषण नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 में कहा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है कि जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, या कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मदरसाज होते हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो एक्ट है ये 1955 में आया था, और 1976 में इसका नेम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किया गया है। पहले क्या होता था कि जो लोअर क्लास
जो लोअर कास्ट के पर्सन हो गए, जैसे उनको मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, या फिर जिन कुएं वगैरह से जो अपर कास्ट के पर्सन अगर पानी लेते हैं तो वहाँ भी उनको जाने की परमिशन नहीं थी। तो इन सब को भी प्रोहिबिट किया गया कानून के तहत। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यानी पहले क्या था, जैसे पेशवाज होते थे उनको एक टाइटल दे दिया जाता था, पेशवा का, बालाजी, जैसे राजा का टाइटल, महाराजा का टाइटल। तो अब ये सब टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया, कानून बना दिया गया कि किसी भी सिटीजन को इस तरह का कोई टाइटल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगी। इसमें एक्सेप्शन है, जैसे एकेडमिक टाइटल दिया जा सकता है किसी को, या फिर मिलिट्री में टाइटल्स दिए जा सकते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम। इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 19, इसमें 6 तरह की फ्रीडम के प्रोटेक्शन की बात कही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हर एक इंडिविजुअल को अपनी बात रखने का पूरा राइट है। फ्रीडम ऑफ असेंबली या एसोसिएशंस बनाने की पूरी फ्रीडम है। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी हर एक इंडिविजुअल को अपनी कंट्री में कहीं भी वो आ जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कहीं पे भी वो रह सकते हैं। प्रोफेशन, कुछ भी प्रोफेशन वो अपना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि अगर किसी भी ऑफेंस में अगर किसी को कोई पनिश किया गया है, तो जैसे कि उसको जैसे एक ही ऑफेंस के लिए उसको एक से ज़्यादा बार पनिश ना किया जाए, और लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको पेनल्टी लगाई जाए। ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी से ज़्यादा पेनल्टी लगाई जाए, या लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको पनिश किया जाए। ज़्यादा पनिशमेंट अगर लॉ के ऊपर से होकर उसको पनिशमेंट दी जा रही है तो वो भी एक तरह का ऑफेंस है। एक से ज़्यादा बार उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, और किसी भी उसमें उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो सेल्फ विटनेस बने अपने ऑफेंस में। तो ये आर्टिकल 20 है, और ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता ये आर्टिकल। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है, और अपनी लिबर्टी को मेंटेन रखने का पूरा राइट है। इसमें जैसे आते हैं हमारे राइट टू प्राइवेसी भी इसमें आता है, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, वो सब इसके अंदर आता है, और ये आर्टिकल भी सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी के दौरान। फिर आता है आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एजुकेशन। एक्चुअली इसको ना 2000 सबसे पहले क्या था, जो 1976 में जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था 42nd अमेंडमेंट, उसमें एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। यानी अब इस पर केवल स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कानून बना सकती है। फिर 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें इस आर्टिकल को ऐड किया गया था, और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। उसके बाद आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन को ये पूरा राइट होता है कि उसे पता हो कि उसे किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, और 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होता है। और अगर मजिस्ट्रेट से अगर नहीं ये ऑर्डर आया है कि उसको अरेस्ट किया जाए, तो 24 आवर्स से ज़्यादा उसको अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता। और डिटेंशन, एक्चुअली जो ये डिटेंशन भी होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो अगर किसी पे अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक अगर किसी को शक के आधार पर भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, और ये जो अरेस्ट होगा वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी क्या होता है, उसको प्रॉपर बताना होता है कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, किस शक के आधार पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आता है कि उसको अरेस्ट में रखना, तो रखा जाता, नहीं तो उसको फिर छोड़ना पड़ता है।
फिर आता हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें हमारे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 में कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, कि ह्यूमंस की जो खरीद फरोख्त होती है, कि ह्यूमंस को बेचना खरीदना, इसको प्रोहिबिट किया गया है, ये गैर कानूनी है। और जैसे बच्चों को भी फोर्स्ड लेबर बना दिया जाता है, या वीमेंस को, तो ये भी सब प्रोहिबिटेड है, गैर कानूनी है आर्टिकल 23 के तहत। और ये वाला जो हमारा आर्टिकल है वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब, कि जो इसमें कहा गया है कि जो बच्चे 14 ईयर्स से कम एज के हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली क्या, चाइल्ड लेबर एक्ट आया था 1986 में, फिर उसके बाद आया 2006 में, उसको मॉडिफाई किया गया। तो उसमें क्या था, जो बच्चे हैं उनको होटल में काम करना उनके लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन 2016 में इसी एक्ट में अमेंड किया गया इसी एक्ट को। उसमें कहा गया कि जो 14 ईयर्स से नीचे के बच्चे हैं वो चाइल्ड है, और जो 14 से 18 तक के बच्चे हैं वो एडोलसेंट्स हैं, और 18 ईयर के पूरे एडल्ट हो जाते हैं। तो जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। जो 14 ईयर से कम के हैं वो कहीं पर भी, किसी होटल में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने अगर फैमिली बिजनेस है, अगर मान लो कोई फैमिली की शॉप वगैरह, तो वहाँ वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो 14 से 18 ईयर्स तक के बीच की कैटेगरी के बच्चे हैं वो केवल फैक्ट्रीज है जहाँ उनको नुकसान हो सकता है, वहाँ पर 14 से 18 ईयर की एज के बच्चे फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। और तो ये सब इस आर्टिकल में कहा गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं 25 से 28 तक। जो आर्टिकल 25 में कहा गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कि हर एक पर्सन को पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को कन्फेस कर सकता है, किसी भी रिलीजन को की प्रैक्टिस कर सकता है, अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो अपने रिलीजन का प्रचार करने में, उसको प्रोपेगेट करने में उसको पूरी फ्रीडम है। 27 में कहा गया फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो किसी भी रिलीजन के प्रमोशन में अगर कोई किसी भी रिलीजन के प्रमोशन को लेकर अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब क्या होता है, टैक्स उस पर नहीं लगाया जाता है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि अगर किसी भी रिलीजियस मीटिंग को अटेंड करने की, नहीं करने की, हर पर्सन को पूरी फ्रीडम होती है। उसके बाद आते हैं हमारे कैटेगरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 29 है। 29 में कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि जो भी माइनॉरिटी क्लासेस हमारे, उनके जो भी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून की ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि माइनॉरिटीज़ को भी पूरा राइट है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सके और उनको चला सके। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें आर्टिकल 32 आता है हमारा। तो ये जो आर्टिकल है ये राइट देता है हर इंडिविजुअल को कि वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सके अगर उसके कोई भी फंडामेंटल राइट है वो वोलेट होते हैं। ये जो आर्टिकल के तहत क्या जो प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, ग्रांट द राइट टू इंडिविजुअल टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू सीक रेमेडीज़ इन केस ऑफ अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट,
कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद इसी आर्टिकल के तहत कुछ रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत करती है। तो आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट की भी अपनी रिट्स होती है जो आर्टिकल 226 के तहत इशू की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं उनमें फर्स्ट रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है? इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को, हैबियस कॉर्पस का मतलब है यू शुड हैव द बॉडी, कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये उस पर्सन के अगेंस्ट इशू करता है जिसने उसको इलीगली अरेस्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिट है वो है मैंडामस। मैंडामस जो है ये किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट इशू की जाती है टू आस्क हिम फॉर हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। ये प्राइवेट बॉडीज़ के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट जो रिट है वो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये लोअर कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर काम करने से रोकता है। कि मान लो अगर कोई भी लोअर कोर्ट है, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर जजमेंट देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। नेक्स्ट है सर्टियोररी। इसमें क्या होता है, ये भी जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो अपने से लोअर कोर्ट को इशू करते हैं कि अगर मान लो कोई भी केस उन्हें लगता है कि लोअर कोर्ट में पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास ट्रांसफ़र करा सकता है और उनके डिसीजन को भी चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट रिट है वो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या है, किसी भी पर्सन को, किसी भी जो पब्लिक पर्सन है उसको किसी भी पब्लिक ऑफिस में फिर से कोई भी पोस्ट होल्ड करने से प्रोहिबिट करता है। तो प्राइवेट ऑफिसेस के लिए नहीं है, ये पब्लिक ऑफिसेस के लिए है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें आर्टिकल 32 की तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को हार्ट और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ये गार्डियन ऑफ राइट्स भी है। आर्टिकल 32 है, ये गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग, इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट्स इशू की जाती है अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो भी इसी आर्टिकल से निकल के आता है। इट एम्पावर्स द जुडिशियरी टू एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बाय रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ देयर एक्शंस। जो भी लॉ बनता है जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके पास पावर्स होती है कि वो उस लॉ की वो लॉ कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है ये चेक करने के लिए फिर से उसको रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी